लोगों ने करंट के यूनिट को देखा, तो अब टू मेजर करंट a device is used that is ammeter। अब रही बात, ये आमीटर से हम करंट को मेजर करते हैं कि किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो ये इससे हमको एम्पियर का ये अमाउंट ऑफ करंट निकल जाता है। अब ये बात है कि ये सर्किट में आमीटर जो है कहाँ लगाया जाए। तो आमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो सोर्स के टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ द करंट यहाँ होगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये एक सर्किट में बैटरी लगा हुआ है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो आमीटर जो होगा, आमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल वो बैटरी सोर्स के पॉजिटिव टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स इधर ही लगा होगा, यानी पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ ही आपको आमीटर कहीं ना कहीं लगा होगा। और वो किस में लगा होगा? सीरीज में, इन सीरीज टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल of the source of current, ये एमीटर होगा। और अब जो है बात उठती है कि फ्लो ऑफ करंट जो है, अभी तक हम लोगों ने देखा फ्लो ऑफ करंट, ये अगर ये मेटल है तो इसके लिए फ्लो ऑफ करंट जो है, इसके लिए मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण मेटल जो होता है कंडक्टर होता है और उसमें करंट फ्लो करता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है तो उसमें आयंस होते हैं। आयंस जो है वो दो टाइप के, वो एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ये दोनों के कारण, यानी कैटायन और एनायन, ये इलेक्ट्रोलाइट में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस, और आयोनाइज्ड गैस में भी रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो कैटायन और एनायन ही होता है। तो अभी आपने सीखा क्या कि किसी भी करंट को अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए जो डिवाइस यूज होता है उसका नाम आमीटर है। आमीटर सर्किट में किधर लगा होगा? आमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल जो होगा टुवार्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स ऑफ द करंट। और उसके बाद फ्लो ऑफ करंट में यहाँ पर 3 कंडक्टर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। एक तो मेटल, तो मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? करंट के लिए। और ये इलेक्ट्रोलाइट में आयंस और आयोनाइज्ड गैस में भी क्या होते हैं? आयंस होते हैं। अब रही बात, ये करंट जो है, ये करंट जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। करंट जो है स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। स्केलर मतलब इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है
पर इसमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। लेकिन करंट का डायरेक्शन के लिए ऐसा कन्वेंशन है कि सपोज करिए ये आपका कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन को अगर इस एरो से हम दिखाएं तो करंट का इलेक्ट्रॉन के जिधर फ्लो हो रहा है उसका जस्ट अपोजिट में करंट फ्लो करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर हो रहा है तो करंट किधर फ्लो होगा, तो आई का डायरेक्शन जो होगा इधर होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है करंट का डायरेक्शन होगा। तो इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद फिर थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं हम लोग। अब जो है फ्लो ऑफ करंट में ही देखते हैं। सपोज कीजिए ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के इस क्रॉस सेक्शन से मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं टी टाइम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है। टी टाइम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहा है, तो टोटल चार्ज इस क्रॉस सेक्शन से कितना निकलेगा, Q इज इक्वल टू क्या होता है NE। Q इज इक्वल टू NE। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा स्टार्टिंग में कि I इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, और Q इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं NE। तो ये हो गया NE/T। तो अगर किसी कंडक्टर से किसी स्पेसिफिक टाइम में मान लो n इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, तो टोटल चार्ज जो पास होगा वो कितना हो जाएगा, n ही होगा। तो ये टोटल चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू NE निकला। अब जो है I इज इक्वल टू हम जानते हैं Q/T, तो Q के बदले में हम क्या लिख सकते हैं NE/T। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। अब ये बात जब समझ गए, तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है इसमें, हाँ 2 इलेक्ट्रोड होता है और ये कैटायन होते हैं और एनायंस होते हैं। तो कैटायन किधर मूव करते हैं, कैटायन जो है निगेटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। ये है आपका निगेटिव टर्मिनल, निगेटिव इलेक्ट्रोड, और ये है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाला जो है वो किधर मूव करेगा, निगेटिव। मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में n1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस जो है N1, ये 2 ही चीज होगा, या तो कैटायन होगा या फिर एनायन होगा। तो सपोज कर लेते हैं ये माइग्रेट, जो पॉजिटिव आयंस है दैट इज कैटायन, ये माइग्रेट करता है निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। मान लेते हैं N1 कैटायंस जिसमें सब कैटायंस का चार्ज जो है वो है, चार्ज जो है क्या है, Q1 है। N1 नंबर ऑफ कैटायंस जो है वो माइग्रेट कर रहा है किधर से, निगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। और N2 नंबर ऑफ एनायंस सबका चार्ज जो है इसमें वो Q2 है, ठीक है। अब समझ में आया कि नहीं आया कि N1 नंबर ऑफ कैटायंस वो माइग्रेट कर रहा है निगेटिव टर्मिनल की ओर, और N2 नंबर ऑफ एनायंस वो माइग्रेट कर रहा है पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो अब जो है यहाँ पर तो इलेक्ट्रोलाइसिस में
हम लोग जानते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जो कौन होता है, एनायंस और कैटायंस होते हैं। तो इसमें करंट कैसे निकलेगा, तो करंट I इज इक्वल टू होगा N1Q1 टोटल चार्ज जो कैटायन के लिए प्लस N1Q1, और ये माइग्रेट करने में जो टाइम लेता है वो सपोज कर लेते हैं टाइम क्या है t सेकेंड में ये पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की ओर और नेगेटिव जो एनायन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर माइग्रेट कर रहा है। एनोड और कैथोड जो पढ़ा है ना इलेक्ट्रोलाइसिस में, तो ये इसमें टाइम जो माइग्रेशन का टाइम है वो है t। तो अब देखिए I इज इक्वल टू होगा टोटल चार्ज कैटायन के लिए प्लस टोटल चार्ज एनायन के लिए N2Q2 अब बाय टाइम t। तो ये जो है आपका चार्ज हो करंट हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस के केस में। अगर आपको नंबर ऑफ कैटायंस पता है, ये नंबर ऑफ एनायंस पता है और टाइम पता है, चार्ज पता है, तो आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं।